हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है अपनी। जो भी सिलेबस हो चुका है उसे प्लीज़ साथ साथ रिवाइज़ करते रहिए और टाइम कम रह गया है हमारे पास, तो जितना भी सिलेबस कवर हो पा रहा है प्लीज़ उसको कवर कर लीजिए। एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज की वीडियोस अगर मैं नहीं भी अपलोड कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं है, बट एक बार आप सिलेबस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको अगर चैप्टर का कंसेप्ट पता है कि इस चैप्टर में ये है और ये नहीं है तो आप एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस ट्राई तो कर सकते हैं। बट अगर हम चैप्टर ही नहीं स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस नहीं होगा, और हमारा सिलेबस अभी रहता है स्टैटिक्स का। ठीक है, स्टैटिक्स में 12 चैप्टर में से सिर्फ 7 ही चैप्टर्स करेंगे। बता दूंगी मैं आपको कौन से करेंगे और उससे आपके इजीली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें एडवांस कैलकुलस में 8 चैप्टर कर रहे थे और 8.4 तक कर चुके हैं। 8.5 थोड़ी सी लेंथी है, टाइम लगेगा इसको करने में, इसलिए ठीक है। अब देखते हैं आज इस वीडियो में कितनी हो पाती है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशंस हैं इसमें। नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट। नॉर्मल लाइन क्या होती है किसी पॉइंट पे? अ लाइन थ्रू अ पॉइंट पी टू द कर्व। देखो, जैसे ये कोई कर्व है, इस पे ये क्या है? पॉइंट पी है। परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व एट पी। ये कर्व है, ये कर्व पे क्या है? कोई टेंजेंट है। और वो लाइन जो कर्व में पॉइंट पी से पास हो रही है, टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल ऑफ दैट कर्व। ये क्या है? कर्व की नॉर्मल है। तो नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन ये होती है। देखो, ऐसी ऐसी लाइंस कितनी भी हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं है एक भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच नॉर्मल लाइन्स ड्रॉ थ्रू पी। पी पॉइंट पे बहुत सारी नॉर्मल लाइंस हो सकती हैं। ऑल दीज नॉर्मल्स लाई ऑन द नॉर्मल प्लेन। जो भी नॉर्मल लाइंस होती हैं सारी, वो किस में लाई करती हैं? नॉर्मल प्लेन में लाई करती है। इन अदर वर्ड्स, लॉकस ऑफ नॉर्मल लाइंस एट पॉइंट पी ऑफ द कर्व इज कॉल्ड द नॉर्मल प्लेन। जब बहुत सारी नॉर्मल लाइंस मिल के क्या बनाती है? एक पॉइंट बनाती है, लोकस, यानी कि एक पॉइंट जहाँ पे सारी लाइंस मीट कर रही हैं, वो मिल के क्या बनाती हैं? एक नॉर्मल प्लेन बनाती है। अभी हमने पीछे देखा था कि नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर माइनस आर डॉट आर डैश, और यू कैन से आर माइनस आर डॉट आर डॉट। ये होती थी ना इक्वेशन हमारी। तो यहाँ पे वही आपको बता रखा है कि नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन ये होती थी। अब जो नॉर्मल होती है वो दो टाइप की होती है, दैट फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज़ बाय नॉर्मल। देखो, अब ये क्वेश्चन आपसे कंपलसरी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जितनी भी बुक्स में डेफिनेशन है प्लीज़ उन्हें स्किप मत करना। इसमें भी और वैसे भी अगर एडवांस में भी है या फिर इस चैप्टर के अलावा कहीं और भी है, जो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती है इनके एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस होते हैं, और ये वाली तो देखो आप आई भी हुई है। तो बायनॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होती है? द नॉर्मल विच लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। किसी कर्व के पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन में जो नॉर्मल लाई करती है। द नॉर्मल विच लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। कोई कर्व है, उस पर कोई पॉइंट है और उसके ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर जो नॉर्मल लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल। और ये याद रखना कि प्रिंसिपल नॉर्मल को हमेशा एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो थी प्रिंसिपल नॉर्मल की बात। बाय नॉर्मल क्या होती है? द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। कर्व में जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द बाय नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर है, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इसके अंदर कोई लाइन नहीं, दैट इज प्रिंसिपल नॉर्मल। बट इसके परपेंडिकुलर है, दैट इज बाय नॉर्मल। तो जो आपके पास मान लो ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, तो जो बायनॉर्मल वाली लाइन होती है ना, वो प्रिंसिपल नॉर्मल की भी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। देखो, अब ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इसके अंदर ये क्या लाइन है? प्रिंसिपल नॉर्मल। जबकि बायनॉर्मल क्या है? बायनॉर्मल ऑस्कुलेटिंग प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो प्रिंसिपल नॉर्मल की भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और बायनॉर्मल को रिप्रेजेंट किया जाता है बी कैप। जैसे अभी अब तक हम पढ़ते आए हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, और आपको अच्छे से याद है हम क्या याद करते थे कि आई क्रॉस जे क्या होता है? के जे क्रॉस के क्या होता है? आई, एंड के क्रॉस आई क्या होता है? जे। ऐसे याद करते थे। वैसे ही यहाँ पे हम क्या वेक्टर्स यूज़ करेंगे? 3 वेक्टर्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इज टेंजेंट। टेंजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है टी कैप से, प्रिंसिपल नॉर्मल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन कैप से, एंड बाय नॉर्मल को रिप्रेजेंट किया जाता है बी कैप से। तीनों को याद रखना। और इनका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर इज टी एन बी। ऑर्डर इज टी एन बी। आप ऐसे याद कर सकते हो। अल्फ़ाबेटिकली बात करूँ तो बी पहले आता है,
फिर एन आता है, फिर टी आता है, तो ये ऐसे चलता है। तो टी एन बी, यानी टी क्रॉस एन बी होगा, अगर एन क्रॉस टी है तो वो बी नहीं होगा, माइनस बी होगा। ठीक है, देखो आगे क्या दी हुई है, आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है कि बाय नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल नॉर्मल, ये मैंने आपको बता ही दिया। सिंस प्रिंसिपल नॉर्मल लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड ऑल्सो लाइज इन द नॉर्मल प्लेन, जो प्रिंसिपल नॉर्मल वाली लाइन है वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के अंदर भी है, और प्रिंसिपल नॉर्मल लाइन किसके अंदर भी होती है, नॉर्मल प्लेन के भी अंदर होती है। देयरफॉर प्रिंसिपल नॉर्मल इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड द नॉर्मल प्लेन। तो प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होती है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन और नॉर्मल प्लेन की इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व कंटेन्स द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल नॉर्मल। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होगा किसी कर्व पे, जिसके अंदर टेंजेंट भी होगी और प्रिंसिपल नॉर्मल भी होगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाय नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट लाइज टू द नॉर्मल प्लेन एट टू द कर्व एट दैट पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये वही बात दे रखी है कि बाय नॉर्मल क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द होगी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। तो मेन बात ये समझने की थी इन दोनों की डेफिनेशंस। अब यहाँ पे आते हैं फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स। तो फंडामेंटल यूनिट वेक्टर में 3 वेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको भी बताया, दैट इज फर्स्ट इज टेंजेंट, सेकंड इज प्रिंसिपल नॉर्मल एंड थर्ड इज बायनॉर्मल। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है टी कैप, एन कैप, बी कैप। इनका ऑर्डर होता है टी एन बी। जैसे आई डॉट आई, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट विद अदर वेक्टर्स आई डॉट जे ज़ीरो होता है, वैसे ही टी डॉट एन है या टी डॉट बी है, कुछ भी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर्स विल ऑलवेज बी ज़ीरो एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज 1। और इनका ऑर्डर टी एन बी है, तो टी क्रॉस एन इज इक्वल्स टू बी, एन क्रॉस बी इज इक्वल्स टू टी एंड बी क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एन। सो हेयर वेक्टर्स टी कैप, एन कैप, बी कैप at any point on the curve are called the fundamental unit vectors of that given curve. So there are 3 fundamental vectors t cap, n cap, b cap, tangent, principal normal, binormal। जैसे 3 हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं फंडामेंटल, वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल प्लेन्स होते हैं, वो भी 3 होते हैं। कौन से? फर्स्ट वन इज ऑस्कुलेटिंग प्लेन, we all know about oscillating plane. Second one is normal plane and third one, that is new one, is rectifying plane। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे है आपका टेंजेंट, यहाँ पे है आपका प्रिंसिपल नॉर्मल, यहाँ पे है आपका बाय नॉर्मल। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यह है टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल नॉर्मल, ये क्या है, बाय नॉर्मल। ठीक है, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे कोई कर्व है ऐसे। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से तीनों प्लेन्स देखेंगे कि तीनों प्लेन्स आखिर होते क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो प्रिंसिपल नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में बनता है। द प्लेन थ्रू जो टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल की हेल्प से जो कर्व बनेगा, यानी कि ये जो कर्व बनेगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन। क्या कहलाएगा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। द कर्व थ्रू टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये बात थी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। तो इस फिगर की अगर मैं बात करूँ तो इस फिगर में टी पी एन क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या होता है, द प्लेन वो प्लेन जो किससे पास होगा, बाय नॉर्मल से एंड प्रिंसिपल नॉर्मल से। द प्लेन थ्रू बाय नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व P इज कॉल्ड द नॉर्मल प्लेन। यानी कि ये जो प्लेन है आपका, ये वाला जो प्लेन है, ये क्या है, ये कौन सा प्लेन है, नॉर्मल प्लेन। यानी कि अगर पॉइंट्स की बात करें तो एन पी बी हेयर इज द नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन पासेस थ्रू बाय नॉर्मल एंड प्रिंसिपल नॉर्मल टू द कर्व P। अब कौन सा रह गया, अब रह गया रेक्टिफाइंग प्लेन। तो रेक्टिफाइंग प्लेन कौन सा होगा, जो बाय नॉर्मल और टेंजेंट से मिलके बनेगा, जो पास किससे करेगा, बाय नॉर्मल प्लेन से और टेंजेंट प्लेन से। सो हेयर बी पी टी इज रेक्टिफाइंग प्लेन। ये कौन सा प्लेन बना रहे हैं, रेक्टिफाइंग प्लेन। सो रेक्टिफाइंग प्लेन
passes through binormal and tangent to the curve at P। तो समझ आ गया आपको रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होता है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं। इसको माइंड में रखना, इस डायग्राम की हेल्प से आपको डेफिनेशन भी आ जाएगी और समझ भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। और हमने क्या देखा, हमने ये आपको समझ ही आ गया होगा, जैसे आई जे के साइक्लिक ऑर्डर होता है वैसे ही टी बी एन साइक्लिक ऑर्डर है। जैसे आई डॉट जे ज़ीरो होता है वैसे ही टी डॉट बी भी ज़ीरो होता है, बी डॉट एन भी ज़ीरो होता है और एन डॉट टी भी ज़ीरो होता है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो टी क्रॉस बी एन के इक्वल होगा, बी क्रॉस एन टी के इक्वल होगा एंड एन क्रॉस टी बी के इक्वल होगा, ओके। सो नॉर्मल पढ़ लिया, नॉर्मल के टाइप्स पढ़ लिए, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स पढ़ लिए, फंडामेंटल प्लेन्स पढ़ लिए, 4 चीज़ें पढ़ ली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखी है तीनों ही प्लेन्स की। सबसे पहले देखो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या कहती है। द प्लेन इज़ नॉर्मल टू बी कैप। देखो इस डायग्राम में देखो, जो ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, मैंने यहाँ पे ये वेक्टर्स तो बनाए ही नहीं। देखो टी कैप के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होगा, टी कैप, एन प्रिंसिपल नॉर्मल के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होगा, एन कैप, और इसके अलॉन्ग कौन सा होगा, बी कैप, ठीक है। अब ये डेफिनेशन कहती है इसकी, दिस प्लेन इज नॉर्मल टू बी कैप। किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, क्या ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन किस पे नॉर्मल है, बी कैप पे। ये बी कैप पे नॉर्मल है, इसके नॉर्मल है। और इसके अंदर कौन से वेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, एक तो टी कैप और एक एन कैप हो रहे हैं ना। तो ये यही कह रहा है, दिस प्लेन इज नॉर्मल टू बी कैप एंड कंटेन्स वेक्टर टी कैप एंड एन कैप। इतनी बात समझ आ गई। इफ़ आर इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन, अगर इस प्लेन में कोई पॉइंट है और उसका पोजिशन वेक्टर क्या है, कैपिटल आर, एंड स्मॉल आर इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड, और ये जो पॉइंट पी है अगर इसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल आर है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन will be position vector of that point in oscillating plane minus position vector of the point on the curve and dot product with the vector which is normal, यानी कि जो which is normal to the oscillating plane। oscillating plane के normal जो vector है उसको vector को हम यहाँ लेंगे। ये किसकी इक्वेशन आ गई, oscillating plane। इसी तरह से किसकी इक्वेशन निकालते हैं हम, प्रिंसिपल नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल लिख लेना यहाँ पे, नॉर्मल प्लेन। अब देखो जो नॉर्मल प्लेन है, ये है नॉर्मल प्लेन, ये किसके परपेंडिकुलर है, किसके नॉर्मल है, टी कैप के नॉर्मल है। और इसके अंदर कौन से वेक्टर्स आ रहे हैं, बी कैप और एन कैप। ऐसे ही इसमें मान लेते हैं, इसमें कोई वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं कैपिटल आर, और पॉइंट पी है आपकी कर्व पे, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं स्मॉल आर। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी आर माइनस आर डॉट टी कैप। इसी तरह से रेक्टिफाइंग प्लेन है, रेक्टिफाइंग प्लेन नॉर्मल किसके है, एन कैप के है। इसके अंदर कौन से वेक्टर्स आ रहे हैं, बी कैप और टी कैप। यहाँ पे कोई पॉइंट है इस प्लेन में, उसका पोजीशन वेक्टर आर है, कैपिटल आर, और जो कर्व पे पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है। तो इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन की क्या बन जाएगी, इक्वेशन रेक्टिफाइंग प्लेन की आर माइनस आर डॉट एन कैप। तो इनमें क्या डिफरेंस है, बस आपको ये याद रखना है कि जो प्लेन जिसके नॉर्मल है वो वेक्टर हमें यहाँ पे लेना है, बी टी एन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए बी, नॉर्मल के लिए टी और रेक्टिफाइंग के लिए एन। ठीक है, क्लियर, ये भी समझ आ गया। अब देखो ये दे रखा है, ये वैसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बड़ा आर्टिकल है, नाक भी आता है एग्ज़ाम में ये। अगर आप चाहो तो खुद से रीड कर लेना। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन बताई हुई है, और जो बाय नॉर्मल है ना उसकी डायरेक्शन बताई हुई है। तो ये हमारी कोई नीड का नहीं है, चाहो तो खुद से पढ़ के देख लेना। ठीक है, हमारे जो यूज़ का है वो ये है कर्वेचर में भी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कर्वेचर की डेफिनेशन, इसको ज़रूर पढ़ना, डेफिनेशन नहीं छोड़नी कोई। देखो क्या होती है डेफिनेशन कर्वेचर की। The curvature of a curve at a point is defined as the arc rate of rotation of the tangent।
कर्वेचर क्या होता है किसी भी पॉइंट पे कि किस आर्क रेट से, किस रेट से वो रोटेट करेगी, किस रोट से जो इसकी टेंजेंट है वो किस रेट से रोटेट करेगी, कितना वो रोटेट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड द कर्वेचर। और जो चीज़ याद रखनी है जो यूज़फुल है आपके लिए वो ये है कि कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, कापा। किससे डिनोट करते हैं, कापा। कापा का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा बाई डी एस। क्या होता है, डी थीटा बाई डी एस। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। और रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये रिजल्ट ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन में अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, अगर आपको कापा दे रखा है तो आपको जब यही नहीं पता होगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। तो कापा और रेडियस ऑफ कर्वेचर रेसिप्रोकल होते हैं, दैट इज कापा इज इक्वल्स टू 1 सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 1 कापा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम इससे डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। अब ये वाला एक्सप्रेशन करने की नीड नहीं है कोई, इसको नहीं करना। उसके बाद देखो टॉर्जन क्या होता है, द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल एट पी ऑन द कर्व इज डिफाइंड एज द टॉर्जन। जो बायनॉर्मल जो पॉइंट पी पे, अभी तो हमने देखा टेंजेंट वहाँ पे, टॉर्जन में क्या होता है जो पॉइंट पी पे बायनॉर्मल है उसका आर्क ऑफ रोटेशन कितना है, उसका आर्क ऑफ रोटेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड द टॉर्जन। टॉर्जन को डिनोट करते हैं टाउ से और टाउ का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई डी एस। इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत मतलब इस एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज बहुत आएंगे, तो मैं ये कहूँगी कि एक जगह पे 8.5 के सारे फॉर्मूलेज नोट कर लो। जैसे कि ये आपका कापा का है, ये रो का है, यहाँ से ये टॉर्जन का आ गया, टॉर्जन को टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज डी फाइव बाई डी एस। रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन एट पी दैट इज 1 बाई टाउ इज नोन एज द रेडियस ऑफ टॉर्जन। देखो अगर मैं टाउ का उल्टा कर दूँ 1 बाई टाउ कर दूँ तो वो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ टॉर्जन। और उसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा ही होता है ना ये, नहीं सिग्मा नहीं होता, ये क्या सिग्मा तो हमारा ही होता है। इसको हम इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, अभी मुझे माइंड में नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। अब देखो ये वाला नहीं करने की नीड आपको। उसके बाद ये देखो ये जो ये सैरेट फेरेट फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये रिजल्ट्स आपके क्वेश्चन में यूज़ होंगे और आपको ये प्रूव करने आते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मतलब कि टू शो दैट दिस। तो इसको हम अच्छे से नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे इसको। और उसके बाद सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रह जाएंगी और फिर हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा थोड़ा सा ही रह जाएगा, फिर एग्जांपल्स इसमें काफ़ी हैं, एक दो नहीं है इसमें, के पास काफ़ी एग्जांपल्स है, 10-11 है आई थिंक सो, 11 है, ठीक है। इस वीडियो के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सैरेट फेरेट फॉर्मूले की वीडियो अलग से बनाती हूँ मैं, अच्छे से समझते हैं उसको नोटबुक पे, ऐसे नहीं समझ में आ तो जाएगा बट मैं उस पर अच्छे से समझाऊंगी आपको, ओके। सो इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। आई होप आपको ये जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी क्या बोलते हैं, अभी एकदम से माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है। और गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रखा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।